आज का विषय जो चर्चा में लिया जाना है वो आयुर्वेद की भूमिका और जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है उसमें कोविड-19 इस विषय पर। तो इसके पहले कि हम अपना वक्तव्य आरंभ करें, भगवान शिव की वंदना के साथ प्रणम्य जगत उत्पत्ति स्थिर संहार कारणम स्वर्गापवर्गयो द्वारम त्रैलोक्य शरणम शिवम। भगवान शिव सबकी रक्षा करेंगे और शिव ही इससे मुक्ति दिलाएंगे। जब कभी भी आयुर्वेद की बात आती है तो निश्चित रूप से जितने हमारे लिखित ग्रंथ उपलब्ध हैं उनका 3,000 से 5,000 वर्ष पूर्व का उनका इतिहास है। और निश्चित रूप से जो हमारे आयुर्वेद के शास्त्र हैं, जो मेडिसिन का विषय है, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता जो सर्जरी का विषय है, वाग्भट्ट है, जो हमारे पुराने ग्रंथ हैं, जितनी संहिताएं हैं वो सब इतनी ही पुरानी है, 3,000 से 5,000 वर्ष। आज का जो समाज है, आज का जो ज्ञान है, वो ज्ञान हमारी वेदों को, हमारे उपनिषदों को, हमारे ब्राह्मण ग्रंथों को, उनको ये नहीं समझ में आता है कि ये वैज्ञानिक है कि अवैज्ञानिक। लेकिन पुराना विज्ञान या भारत का राष्ट्र का जो विज्ञान है और जो आज का विज्ञान है, वो विज्ञान, दोनों विज्ञान एक ही हैं। ऐसा नहीं है कि उस समय चीज़ें अवैज्ञानिक थीं और आज विज्ञान बहुत उन्नति किया है, बिल्कुल नहीं। और उसका प्रत्यक्ष उदाहरण मैं देता हूँ कि जो चरक संहिता है उसका जो दीर्घजीविती अध्याय है, प्रथम अध्याय, उसमें ये कहा गया है कि प्रसाम्यत्य औषधि पूर्वो दयो युक्ति व्यापाश्रयी मानसो ज्ञान विज्ञानम धैर्य स्मित समाधि भी। तो मतलब यह है कि जो विज्ञान शब्द है, ज्ञान और विज्ञान, इन दोनों का प्रयोग आज के 3,000 वर्ष पहले ही शुरू किया गया था। लेकिन अज्ञानी लोग और जो स्यूडो एकेडमिशियंस हैं, जिनको हम कहने में हमें कोई परहेज नहीं है, वो लोग कहते हैं कि नहीं, वो आज का विज्ञान है वो सही है और पुराने विज्ञान के बारे में चूँकि उनको जानकारी ही नहीं है, उनको ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान और विज्ञान की अगर चर्चा किया जाए तो जो भी हमारा गुरु द्वारा या ग्रंथों द्वारा जो हमको अनुभव होता है, जो चीज़ें हमारे संज्ञान में आती हैं, उसको हम ज्ञान कहते हैं। और उस अनुभव के आधार पे जिस ज्ञान के विषय को लेके हम आगे बढ़ते हैं वो विज्ञान है। अब आयुर्वेद और विज्ञान की अगर चर्चा किया जाए तो जितने भी कॉन्सेप्ट आयुर्वेद के हैं वो उन सब के पीछे प्रॉपर लॉजिक और एक्सप्लेनेशन, और ऐसा कोई भी शास्त्र हमारा नहीं है, पुराने जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, जिनके पीछे कोई प्रॉपर लॉजिक और एक्सप्लेनेशन ना हो। इसका तात्पर्य ये है कि प्रॉपर लॉजिक और एक्सप्लेनेशंस के साथ हमारे वैज्ञानिक जितने भी वेद हैं, जो हमारे ग्रंथ हैं, जो आयुर्वेद के जो ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्यक हैं, चूँकि इन सब के पीछे जो कुछ भी उन्होंने कहा, इवन मंत्रों की भी जब चर्चा किया तो उसके पीछे भी लॉजिक और एक्सप्लेनेशंस दिए गए। तो निश्चित रूप से ये कथन कि जो हमारे शास्त्र हैं वो पूरे वैज्ञानिक हैं। अगर हम पिंड और ब्रह्मांड की चर्चा करें कि क्योंकि अगर हम चिकित्सा शास्त्र की बात करते हैं या जीवन के विज्ञान की बात करते हैं तो वो विज्ञान ये कहता है कि आयुर्वेदो अमृता नाम, कहा कि आयुर्वेदो अमृता नाम। इसका मतलब है कि आयुर्वेद का जो ज्ञान है वो जीवन के लिए अमृत है। अब आयुर्वेद के ज्ञान को अगर अमृत तुल्य बता दिया गया हमारे शास्त्र में, तो इसका तात्पर्य है कि जो हमारा आयुर्वेद का जो शास्त्र है वो खाली चिकित्सा विज्ञान नहीं है, कि आयुर्वेद खाली चिकित्सा की बात नहीं करता है, वो बात करता है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, चिकित्सा से पहले की बात करता है। जो उद्देश्य उसके हैं, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम, कि आज व्यक्ति को स्वस्थ कैसे रखा जाए, कोई व्यक्ति स्वस्थ कैसे रहे, पहला उद्देश्य है। लेकिन जो हमारा जो तात्कालिक चिकित्सा शास्त्र है उसमें ये ज्ञान नहीं बताया गया, उसमें है कि आतुरस्य विकार प्रशमनम,
कि जो व्यक्ति बीमार हो गया उसकी बीमारी का इलाज कैसे हो। लेकिन हमारा आयुर्वेद शास्त्र कहता है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन और आयुर्वेद इज प्रिवेंटिव मेडिसिन। लेकिन आज हम प्रिवेंटिव मेडिसिन को लगभग 200 वर्षों से हम लगभग भूल चुके हैं, और पिछले 50 वर्षों में हमने पूरा उसको भुला ही दिया है, और जिसका कि परिणाम हमारे आपके सामने है। यत लोके तत्पिंडे, मतलब जो इन्वायरमेंट और जो ह्यूमन बॉडी है, यावंतः ही मूर्तिमंतो भाव विशेषा लोके तावंतः पिंडे यावंतः पिंडे तावंतः लोके। इसका तात्पर्य है कि जितने भी इंस्टिंक्ट्स, जो हमारी भावनाएं हैं, हमारे ह्यूमर्स हैं, वात पित्त कफ, जो चीज़ें हमारे शरीर में हैं वो सब ब्रह्मांड में हैं। इसका तात्पर्य है कि आयुर्वेद शास्त्र के अलावा कोई दूसरा शास्त्र प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान या प्राकृतिक जीवन का विज्ञान नहीं हो सकता। यावंतः ही मूर्तिमंतो भाव विशेषा लोके तावंतः पिंडे तावंतः लोके। अब जब हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो एनवायरनमेंट में बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इसके कंपोनेंट्स हैं। इसके कंपोनेंट्स में फिजिकल कंपोनेंट है, बायोलॉजिकल कंपोनेंट है, सोशल कंपोनेंट है। फिजिकल कंपोनेंट में हमारी हवा है, जिसको वायु, शरीर में वात कहा जाता है, और जो ब्लोइंग विंड है, जो चलती हुई हवा है, जब पत्तियों के बीच से निकलती है, जब हम देखते हैं कि लीव्स जब ट्रेम्बल करती हैं, जब पत्तियां हिलती हैं। दूसरा है पित्त। पित्त हमारे शरीर में जितने हमारे बाइल हैं, जितने एंजाइम्स हैं, गैस्ट्रिक जूसेज हैं, और भी जूसेज जितने हैं, वो पित्त के रिप्रेजेंटेटिव हैं। और इस ब्रह्मांड में जो पित्त का रिप्रेजेंटेटिव है वो है सूर्य। और तीसरा है कफ। कफ जो है वो हमारे शरीर में, कफ के ऊपर विशेष चर्चा करेंगे। कफ हमारे शरीर में जितने हमारे जॉइंट्स हैं उनके मूवमेंट के लिए, हमारी इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने के लिए, जबकि शास्त्र में चरक संहिता में कहा गया है कि प्राकृतिश्चु बलम श्लेष्मा, कि जो शरीर के अंदर जो नेचुरल जो कफ है, नेचुरल जो श्लेष्मा है, वही हमारे शरीर का बल है। कोई आदमी बलवान है, इसका तात्पर्य है कि उसके शरीर में जो प्राकृतिक कफ है उसकी मात्रा, उसकी क्वालिटी और उसकी क्वांटिटी अच्छी है, एक्सलेंट है, इसलिए वो व्यक्ति कहा जाता है उसका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है। बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में हमारे जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, वायरसेज हैं, जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। और सोशल एनवायरनमेंट है, जिसमें हमारे कस्टम्स हैं कि हम क्या फॉलो करते हैं, हमारा संस्कार कैसा रहा है, हमारा कल्चर कैसा है, हमारे पूर्वज किस तरह से त्योहारों को और दिनचर्या को, ऋतुचर्या को किस तरह से मनाते आए हैं, हमारे ऑक्यूपेशन क्या है, हमारी हैबिट्स क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें मिल कर के सोशल एनवायरनमेंट को बनाते हैं। अब अगर ये चर्चा किया जाए कि जीवन के 3 पिलर्स हैं, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। तो आहार कैसा होना चाहिए हमारा, निद्रा कितनी होनी चाहिए, और हमारा जो सेक्सुअल कोड ऑफ कंडक्ट है वो कैसा होना चाहिए, ये जीवन के 3 पिलर्स हैं। ये कहा भी गया है कि पथ्ये सत्य गदार्थस्य किम औषध निसेवणई, पथ्ये असत्य गदार्थस्य किम औषध निसेवणई, कि अगर आप पथ्य का सेवन करते हैं तो आपको औषधि की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और यदि आप पथ्य का सेवन नहीं करते हैं तो औषधि आपके रोगों को दूर नहीं कर सकती है, जैसा कि आज आप देख भी रहे हैं। आहार, विहार और प्रकृति, ये 3 ऐसे फैक्टर्स हैं। प्रकृति के बारे में हम ये बताना, प्रकृति का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि भगवान ने, प्रभु ने जो भी जनसंख्या हमारे देश की या दुनिया की है, किसी भी व्यक्ति का कोई स्वभाव, किसी भी व्यक्ति का शारीरिक संगठन, किसी भी व्यक्ति का मेंटल स्टेटस, वो बिल्कुल वेरी करता है, टैलेंट भी डिफ़र करते हैं। लेकिन क्या चीज़ मिलता है, बस ये है कि होमोसेपियंस की सब मानव हैं, मतलब ना, मानव एक समान। लेकिन किसी का स्वभाव,
और किसी का कैरेक्टर, किसी का मानसिक स्टेटस, किसी का फिजिकल फिटनेस, सबकी डिफ़र करती है। तो इस वजह से हम प्रकृति की बात करते हैं। और प्रकृति का निर्धारण, मान लीजिए अगर एक माता पिता के 4 बच्चे हैं, हालांकि अब 4 बच्चों की बात करना बेमानी है, पहले होते ही थे, लेकिन अगर 2 बच्चे हैं, अब तो लोग 2 ही कर रहे हैं, तो उसमें ये कहा गया है कि निश्चित रूप से दोनों बच्चे अगर जुड़वा हैं या नहीं हैं तो भी उनमें बहुत डिफरेंस होता है। उसका कारण क्या है कि ठीक उस समय, जिस समय शुक्र और शोणित, स्पर्मेटोजोआ और ओवम, जिस समय फर्टिलाइजेशन होता है, एट द वेरी टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, उसी समय आत्मा प्रवेश करती है। और शुक्र शोणित जीव संजोगे यो दोषा भवेत उत्कटः प्रकृतिर जायते तेन, कि जिस समय बच्चा माँ के गर्भ में आता है, ठीक उसी समय उस व्यक्ति की, बच्चे की प्रकृति निर्धारित हो जाती है और उसी समय आत्मा भी प्रवेश कर जाती है शरीर में। लेकिन आयुर्वेद या हमारा जो वैदिक शास्त्र हैं, ये उसके पहले की भी बात करते हैं। उसके पहले की बात करते हैं कि ध्रुवम चतुर्णाम सानिध्यात स्यात् गर्भ दुविध पूर्वक ऋतु क्षेत्राम्ब बीजानाम सामग्र्याद अंकुरो यथा, कि जैसे यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जैसा हमने कहा कि 4 ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे जो शुक्र शोणित आत्मा जब मिल रहे हैं उनका कैरेक्टर डिसाइड करना, और जो हम खेतों में जो हम सब्जियां और बीज का जो उत्पादन कर रहे हैं, बो रहे हैं, तो उसमें क्या है, ऋतु क्षेत्राम बीजा नाम, क्या सीजन है, और बीज जो सीड है, स्टेटस ऑफ स्पर्मेटोजोआ और ओवम, और स्टेटस ऑफ सीड, किस तरह का बीज है, किस तरह का धान का बीज लेना है तो ये बोना है, वो बोना है, गेहूं का लेना है तो हाइब्रिड सीड है या देसी सीड है। तो इस तरह से 4 ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमारी प्रकृति के डिसाइड होने के ऊपर काम करते हैं। और इन्हीं 4 फैक्टर्स की वजह से एक ही माँ बाप के जो भी बच्चे हैं, अगर 2 बच्चे हैं तो उन बच्चों में जो डिफरेंस होता है उसका कारण ये 4 फैक्टर्स हैं, ऋतु, क्षेत्र, अंबु और बीज। अब हम रसों की बात करेंगे। रस 6 होते हैं। रसों का मतलब यह है कि जिह्वा से हम जिसका टेस्ट लेते हैं तो उसमें 6 रस हैं। उसमें मधुर रस है, मीठा, अम्ल रस है जिसको खट्टा बोलते हैं, लवण रस है, कटु रस है, तिक्त रस है और कसाय रस है। तो जो हमारा मधुर रस है, निश्चित रूप से मधुर रस के ऊपर अगर हम कहेंगे तो जो प्रमेह या मधुमेह का जो निदान बताया गया आज के लगभग 3000 वर्ष पहले, वो ये बताया गया कि आस्या सुखम स्वप्न सुखम दधीनि ग्राम्य उदकानु परसा पयांसी नवान्नपानम गुड़ वैकृतम च प्रमेह हेतु कफकृत सर्वम। गुड़ वैकृतम च, गुड़ खाने के लिए कभी हमारे शास्त्र में, हमारे वेदों ने, हमारे ऋषियों ने कभी मना नहीं किया। लेकिन गुड़ की जो विकृतियां हैं, चीनी, जब चीनी की गुड़ को साफ करते करते केमिकल्स मिलाते जब हम उसको बिल्कुल श्वेत कर देते हैं तो वो हो जाता है श्वेत विष, बिल्कुल सफ़ेद कलर का पॉइजन। तो जब से हमने गुड़ छोड़ा और हम चीनी पे आए, उसके बाद से ही हमारा इम्यून सिस्टम वीक होने लगा, मधुमेह की समस्याएं होने लगी, किडनी लीवर की बीमारियां होने लगी और पेट कोलाइटिस की बीमारियां होने लगी। और इतना ही नहीं, जो अम्लपित्त आए दिन ये बीमारी, इस तरह की बीमारियां होने लगी। दूसरा रस है अम्ल रस। अम्ल रस में हमारा नींबू, जो फल हैं, स्पेशली नींबू है, संतरा है और मौसमी है, जितने हमारे फ्रूट्स हैं, अनार है, तो ये हमारे जितने अम्ल रस वाली जितनी चीज़ें हैं, ये सब एंटीऑक्सीडेंट। ऑक्सीडेंट वो होता है कि हम हर सांस के साथ जब सांस लेते हैं तो उसके साथ कुछ ऐसे जो ऑक्सीजन जब कंज्यूम होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जब दोनों का एक्सचेंज होता है, उस समय कुछ ऐसे रेडिकल्स निकलते हैं जो शरीर की कोशिकाओं को डैमेज करते हैं, जो कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। और उसी उनको बोलते हैं ऑक्सीडेंट या फ्री रेडिकल्स। उन्हीं फ्री रेडिकल्स की, अगर किसी व्यक्ति में फ्री रेडिकल्स ज़्यादा पैदा होते हैं
तो उसकी कोशिकाओं की उम्र का तात्पर्य है कि शरीर की उम्र या आयु व्यक्ति की कम हो जाती है। और जब फ्री रेडिकल्स का उत्पादन या ऑक्सीडेंट्स का प्रोडक्शन कम होता है तो कोशिकाओं की आयु बढ़ती है और व्यक्ति की आयु लॉन्गिविटी बढ़ जाती है। तो उसके लिए हम लोग जो है वो एंटीऑक्सीडेंट्स का सेवन करते हैं। और हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि हम षड्रस युक्त भोजन करें। हमारा जो आयुर्वेद विज्ञान है उसने कभी ये नहीं कहा कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इसकी मिनरल्स, इसकी बात नहीं किया। उसने बात किसकी किया? षड्रस युक्त भोजन, कि जब भी आप भोजन करते हैं उसमें 6 रस मिले होने चाहिए। तो पहले रस की चर्चा हमने किया मधुर रस, दूसरा रस अम्ल रस जो कि एंटीऑक्सीडेंट है, तीसरा रस है लवण रस। लवण रस में 5 तरह के पंच लवण की बात की गई है। तो उसमें भी जो पानी से बनने वाला नमक है और दूसरा रेह से बनने वाला नमक, तो सेंधव नमक, लवण, सेंधा नमक सब लोग जानते हैं कि ये लाहौरी नमक इसको बोला जाता है और ये रेह से बनने वाला नमक है। तो जो रेह से बनने वाला नमक है, ये नमक, इसमें सोडियम कंटेंट कम होता है, पोटेशियम कंटेंट थोड़ा ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली। और जो सामुद्रिक लवण है, जो पानी से बनने वाला नमक है, उसमें पोटेशियम कंटेंट कम होता है और सोडियम ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हमारे पूर्वजों ने, हमारे ग्रंथों में ये बताया गया कि नहीं, सेंधव लवण का सेवन करिए। कितना वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये बता दिया कि जो रेह वाला नमक है उसका प्रयोग उपवास में करना चाहिए और यदि उसका प्रयोग प्रतिदिन करें तो बहुत अच्छा है। लेकिन हम लोगों ने उनकी बात को नहीं समझा। हम तरह तरह के नमक, जिनका नाम हम नहीं लेंगे, तरह तरह के नमकों को खाने लगे और खा करके हमने अपनी किडनी को बर्बाद किया, अपने लीवर को बर्बाद किया, अपने ब्रेन को बर्बाद किया। इतना ही नहीं, हमने अपने हड्डियों, अगर आप नमक का सेवन, जो समुद्री नमक है उसका सेवन ज़्यादा करते हैं तो हमारे हड्डियों से डीकैल्सिफिकेशन हो जाता है, मतलब हड्डियों से कैल्शियम निकलने लगता है और वो पेशाब के रास्ते से बाहर निकलता है, जिससे कि हमारी हड्डियां भी कमज़ोर हो जाती हैं। और क्या होता है कि पथरी बनने की, किडनी में पथरी बनने के चांसेस बहुत होते हैं। तो नमक अगर आप कम लेते हैं तो, और सेंधव लवण लेते हैं तो, एक तो किडनी में पथरी बनने के चांसेस कम होंगे और डीकैल्सिफिकेशन नहीं होगा, हमारी हड्डियाँ मजबूत रहेंगी। अगला रस है कटुरस। कटुरस का मतलब कि कड़ुआ। कड़ुआ से हम लोग कभी कभी दूसरा तात्पर्य लेते हैं। कड़ुए का मतलब है जैसे चिली है हमारी मिर्च, लाल मिर्च, हरी मिर्च और गोल मरीच जिसको पीपर बोलते हैं। तो ये क्या होती हैं, ये चीज़ें बड़ी पंजेंट होती हैं, जो कि शरीर में सलाइवेशन को, सलाइबा जिसमें कम बनता है, और सलाइबा जानते हैं कि हमारे पाचन के लिए कितना आवश्यक है, गैस्ट्रिक जूसेज को, जितने शरीर में जूसेज हैं, इन सब के सेक्रीशंस को बढ़ाते हैं। और अगला रस है, 5वां है तिक्त रस। तिक्त रस का मतलब है कि जो तीता, तीते से मतलब है कि नीम है, करैला है, फलत्रिका, अमृता, वाशा, तिक्ता, भूनिम वनिम्बजयी, वाथः छौद्रोतम हन्यात पांडुरोगम सकामलम। तो इसमें जो है त्रिफला है और करेला है, नीम है, गिलोय है, कालमेघ है, ये सारी जितने भी बिटर ड्रग्स या द ड्रग्स विद बिटर प्रिंसिपल्स, ये सारी ड्रग्स जो हैं हमारे लीवर के लिए और एंटीवायरल, आज ये हम कोविड-19 की चर्चा कर रहे हैं, पिछले लगभग 5-6 महीने होने को हैं, लेकिन इसके पहले बहुत सारी वायरल डिसऑर्डर्स, हमारी हेपेटाइटिस की बीमारी, लीवर में मैक्सिमम वायरल डिसऑर्डर्स होते हैं, बच्चों में जो पानी के माध्यम से पोलियोमाइलाइटिस की समस्या, और बहुत सारे और रोटा वायरस है, वायरल डायरिया है। तो बहुत सारी ऐसे वायरल डिसऑर्डर से हम लोग ग्रसित होते रहे हैं। आज ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन हमारा जो खान पान, हमारे जो बिटर प्रिंसिपल, जो तिक्त रस वाली चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों के सेवन से हम उन वायरल डिसऑर्डर से निजात पाते रहे हैं। 6वां रस है कसाय रस। कसाय रस का मतलब होता है कि कसैला, एस्ट्रिंजेंट। जैसे आप जामुन खाते हैं, आंवला है, आंवला भी कसैला होता है, फिटकरी है। तो इस तरह से ये कसाय रस प्रधान जो द्रव्य हैं, ये क्या होते हैं, एक तो मधुमेह में बहुत अच्छा लाभ पहुंचाते हैं, और शरीर में जो ब्लीडिंग की टेंडेंसी अगर किसी में होती है, कोलाइटिस होती है, आंतों से पैखाने टट्टी के माध्यम से अगर खून जाता है, खूनी बवासीर जिसको कि रक्तार्स बोला जाता है आयुर्वेद में, तो इन सब बीमारियों के लिए जो कसाय रस
प्रधान है। तो हमारा शास्त्र 6 षड्रस युक्त भोजन की बात करता है। हमारे शास्त्र ने कभी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के रूप में कभी नहीं कहा, लेकिन इन षड्रसों में सारी चीज़ें मिलती हैं। इनके अलावा आपको एंटीऑक्सीडेंट, बिटर प्रिंसिपल्स, एस्ट्रिंजेंट और बहुत सारी अन्य चीज़ें भी, हमारा सलाइवेशन वाली चीज़ें, गैस्ट्रिक एसिड सेक्रेशन की चीज़ें, सब कुछ हमको एक साथ मिल जाता है। अगर हम धातुओं की बात करें, धातुओं का मतलब जो शरीर को धारण करते हैं, तो धातुओं की बात करने से ये है कि 7 धातुएं हैं: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। तो निश्चित रूप से जो हम खाना खाते हैं, आहार द्रव्य, तो अगर अच्छा आहार द्रव्य होगा, जिस तरह का आहार द्रव्य हमारा होगा, उसी तरह से हमारा रस धातु का निर्माण होगा। और रस धातु का जैसा अगर हम सपोज अगर अपने खाने में चीनी का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, तो निश्चित रूप से रस धातु जो बनेगी, पहली धातु जो है वो, उसमें चीनी की मात्रा ज़्यादा होगी। और वो जब चीनी की मात्रा ज़्यादा होगी, वो एब्ज़ॉर्ब होगा, तो रक्त धातु में चीनी जाएगी, मांस धातु में जाएगी, मेद धातु में जाएगी, अस्थि धातु में जाएगी, मज्जा धातु में जाएगी और शुक्र धातु में जाएगी। तो इस तरह से हमारी सारे धातुओं में चीनी की मात्रा बढ़ जाएगी। यदि हम लवण रस का सेवन ज़्यादा करते हैं, तो ठीक उस प्रकार से लवण रस भी सारे उसमें जाएगा। जिस तरह का हम भोजन करेंगे, उस तरह से हमारे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र जैसी धातुओं का निर्माण होगा। पहले वाला। तो इस तरह से हम अब आते हैं अपने जो इम्यून सिस्टम है। हमारा जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम के लिए शास्त्र में ये कहा गया है कि शरीरे व स्वाभाविकी व्याधि क्षमता ताम व्याधि क्षमताम यद वर्धयन्ति तद रसायनम। आयुर्वेद शास्त्र ने रसायन चिकित्सा या रेजुबिनेटिव थेरेपी ये कहा कि रेजुबिनेशन कैसे होगा। रेजुबिनेशन एक दिन में नहीं होता है, रेजुबिनेशन किसी पर्टिकुलर सीजन में नहीं होता है। रेजुबिनेशन होता है प्रतिदिन। जो रसायन औषधियाँ हैं उसका सेवन हमको प्रतिदिन करना चाहिए। तो प्रतिदिन रसायन सेवन कैसे करेंगे कि जो भी इसके शरीर में व्याधियाँ ना हों, रोग ना हों, इसमें शरीर में धातुओं का और जो हमारे शरीर में मल है, इन दोनों के बीच में एक कॉन्जुगेंस या एक बैलेंस वो होना ज़रूरी है। जब धातुओं के बीच में, दोषों के बीच में जब डिसबैलेंस हो जाता है, तो उसी समय हमारी व्याधि क्षमता या हमारी इम्यूनिटी जो है वो क्षीण हो जाती है। तो इम्यूनिटी को हम व्याधि क्षमत्व कहते हैं। व्याधि का मतलब होता है डिजीज़ या रोग, और क्षमत्व का मतलब होता है रेजिस्टेंस। इसीलिए हमने कहा कि जो हमारे शास्त्र में, इसीलिए बताया गया हमारे शास्त्र में कि प्राकृतिक बलम श्लेष्मा, जिसकी चर्चा हम कर रहे थे, कि जो हमारा श्लेष्मा है, वो प्राकृतिक जो बल है हमारा, वो वही श्लेष्मा है और प्राकृत श्लेष्मा। तो इसलिए कफ की स्थिति शरीर में अच्छी होनी चाहिए, और अगर कफ प्राकृत नहीं हुआ, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी अगर कफ की खराब होगी, तो निश्चित रूप से हमारा व्याधि क्षमत्व जो है वो अच्छा नहीं होगा। और 3 प्रकार से हम अपने हमको इम्यूनिटी मिलती है। एक तो कहते हैं कि दैव और प्रारब्ध। तो एक सहज इम्यूनिटी मिलती है जिसको हम नेचुरल इम्यूनिटी या कंजेनिटल इम्यूनिटी बोलते हैं, कि यदि बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो हमारे माता पिता से, हमारे एंसेस्टर से, नाना नानी, दादा दादी से चीज़ें आती हैं, तो अगर वो बीमारियां आ गई हैं तो निश्चित रूप से उसमें हम बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। हम उनका अनुपालन खाली कर सकते हैं कि औषधियों के द्वारा उनका अनुपालन करें, और उसको हम बोलेंगे कि ये हमारे प्रारब्ध में था, या हमारा इसलिए हमको ये सहज बीमारियां मिली। दूसरा है कालज। कालज का मतलब कि जो कि टाइम, सीजन और उम्र की वजह से हमारा जो इम्यून सिस्टम जो अच्छा काम करता है। और तीसरा है युक्तिकृत। युक्तिकृत का मतलब ये है कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या है कि अगर हम यहाँ वायरल डिसऑर्डर्स की बात करते हैं, क्योंकि वायरल डिसऑर्डर्स की बात इसलिए करते हैं कि और जो भी बीमारियां हैं, उन बीमारियों से अचानक इतना खतरा नहीं है, उनके उत्पन्न होने में काफ़ी समय लगता है। बैक्टीरियल डिसऑर्डर्स जो हैं उनके लिए हमारे पास बहुत सारी औषधियां हैं, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स भी आ गए हैं। लेकिन जो वायरल डिसऑर्डर्स हैं उनको हम अपने तीनों तरह की जो इम्यूनिटी है, सहज इम्यूनिटी जिसको हमने बताया, दूसरा जो कालज इम्यूनिटी है,
कॉलेज इम्यूनिटी का मतलब है कि हमारा बर्थ प्लेस क्या है, या हम किस टेम्परेचर में रहते हैं, हमारी एज क्या है, उम्र कितनी है। और इवन इतना ही नहीं, 24 घंटे में सुबह के समय हमारा जो इम्यून सिस्टम है, क्योंकि सुबह का जो काल है वो कफ का काल है, और हमने कहा प्राकृत श्लेष्मा जो है जिस समय बलवान होता है उस समय हमारी इम्यूनिटी अच्छी होती है। तो इसलिए जो सुबह का समय होता है उस समय मॉर्निंग में हमारा इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा काम करता है, और शाम के समय इम्यून सिस्टम थोड़ा कमज़ोर पड़ता है कंपैरेटिवली। उसी तरह से जो बसंत ऋतु है, बसंत ऋतु में हमारा इम्यून सिस्टम अन्य ऋतुओं की अपेक्षा ज़्यादा अच्छा काम करता है। फिर जो यूथ हैं 16 साल से ऊपर, उनका इम्यून सिस्टम निश्चित रूप से बच्चों से और बुज़ुर्गों से अच्छा होता है। और ओल्ड एज, जब आपकी उम्र 60 से ऊपर हो गई तो निश्चित रूप से आपका इम्यून सिस्टम कंपैरेटिवली वीकर होगा। इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि जो हमारा ये कोविड-19 जो ये निकला हुआ है, कोविड-19 इसलिए कहा गया कि 2019 में निकला ये, और निकला पड़ोसी देश से, चीन से, जैसा पता चल रहा है। तो क्या हुआ कि वहाँ पर निश्चित रूप से इस बात का भी जिक्र करना आवश्यक है कि जो मांसाहार है, मांसाहार में जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी जो कि हम लोग देखते हैं, कुछ भी नहीं बचा। और चमगादड़ और एकाध और ऐसे एनिमल्स हैं जिनसे कि ये कोविड वायरस ये फैलता है, तो ये आया। लेकिन आने के बाद अन्य अलग अलग देशों में जब ये प्रसारित हुआ तो इसमें कहा गया कि इसका संक्रमण हो रहा है। संक्रमण का तात्पर्य है कि 1 बाय 1, स्टेप बाय स्टेप इसका इन्फेक्शन एक दूसरे में, संक्रमण, स्टेप बाय स्टेप, क्रम से, या क्रम से जिसको बोलते हैं कि क्रम से ये वायरल बीमारी क्रम से फैलती है, इसीलिए इसको कहा गया संक्रमण। तो संक्रमण से बचने के लिए, जो संक्रमण है इससे बचने के लिए हमको क्या है, सात्विक आहार। सात्विक आहार का मतलब कि हमारी जो प्रकृति है, हमारे शरीर के अंदर जो ह्यूमर्स हैं, जो वात पित्त कफ की स्थिति है, उनके हिसाब से हमारा डाइट होना चाहिए, आहार होना चाहिए। फिर दूसरा क्या है, बिहार का मतलब है कि व्यायाम। अब व्यायाम का तात्पर्य नहीं कि दिन भर आप व्यायाम करते रहिए, व्यायाम का तात्पर्य है कि हमको कितना व्यायाम करना चाहिए, इसका भी बताया गया अनुपान कितना करना चाहिए। वो है कि हमारा बलार्ध, जो हमारा बल है, जब हमारी श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया बहुत तेज़ी से चलने लगती है तो उसका आधा, हमारे माथे पे पसीना होने लगे, हमारे श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया थोड़ी बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा ना हो कि आपकी सांस बहुत ज़्यादा फूलने लगे, आपको बैठना पड़ जाए, जिससे कि हमारा हार्ट जो है वो उसको समस्या हो जाए, तो उसको कहा गया है बलार्ध, बल का आधा व्यायाम। तो बल का आधा व्यायाम आप खुद देख लीजिए, जब माथे पे पसीना आना शुरू हो, शरीर में थोड़ा पसीना निकलना शुरू हो, उसी गति से आपको व्यायाम करना है, उसी गति से। इसीलिए ये कहा गया कि एक्सटेंसिव एक्सरसाइज सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं है, और ये कहा गया कि ब्रिस्क वॉकिंग, आप ऐसा वॉक करिए कि आपको दौड़ना भी ना पड़े और टाइम उसमें लगे। आप 45 मिनट से 1 घंटे का जो टाइम पीरियड है, लगभग उतना आप ब्रिस्क वॉकिंग करिए या फास्ट वॉकिंग करिए, तो वो आपके इम्यून सिस्टम को कैसे मेंटेन करेगा, क्योंकि हर एक आर्गन में हमारा जो शरीर के अंदर हर जितने भी हमारे अंग हैं, लीवर है, किडनी है, स्प्लीन है, ब्रेन है, इन सभी में ब्लड का सर्कुलेशन जब इम्प्रूव हो जाता है और हमारे लिम्फेटिक चैनल्स हैं, लिम्फेटिक चैनल्स का सर्कुलेशन जब इम्प्रूव हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन, तो ठीक हमारा जो इम्यून सिस्टम है, जो हमारी सेल्स हैं, वो अच्छा काम करती हैं और हम अन्य बीमारियों से, वायरल जैसे कोविड जैसी बीमारियों से बचने में हमारी शरीर सक्षम होती है। इसीलिए नित्य व्यायाम कहा गया है, और इसीलिए इसको कहा गया कि नित्य व्यायाम हर व्यक्ति को साथ में होना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि एक कहावत है गांव में, क्या तरे खुतरे दंड करें, दैव न मारे अपने मरे। तो इसलिए ऐसा ना हो कि जब आपका मन करे तभी आप व्यायाम करिए और जब न मन करे तो सोते रहिए। फिर सुबह उठने की बात है, तो सुबह उठने के लिए बहुत सारे प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं दुनिया में कि कब उठना चाहिए। तो जो ब्रह्म मुहूर्त का काल है
वो काल है ब्रह्म नाम ज्ञानम तत्मुहूर्तम रात्रे पश्चिमो भागा नाड़िकाद्वयम। जो ब्रह्म मुहूर्त का काल है वो सूर्योदय से 2 नाड़ी पहले, अब सूर्योदय 5 बजे हो रहा है या 7 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे हो रहा है, ये आप देख लीजिए, क्योंकि गर्मी और जाड़े में सूर्योदय का समय अलग अलग होता है। 1 नाड़ी 48 मिनट की होती है, तो 2 नाड़ी पहले का मतलब 48 × 2, इसका मतलब कि 96 मिनट, 1 घंटा 36 मिनट सूर्योदय से पहले का जो काल है, वो काल क्या है? वो ब्रह्म मुहूर्त का काल है। उसी काल में उठना चाहिए। इसलिए उठना चाहिए कि उस समय ऑक्सीजन का लेवल एनवायरनमेंट में अच्छा होता है, पोल्यूशन का लेवल डाउन होता है, जो भी सेटल डाउन हो जाता है, जो भी पोल्यूशन रोज का रहता है, और जो हवाएं चलती हैं वो हवाएं आपका ऑक्सीजनेशन करती हैं बॉडी में। जैसा हमने बताया कि वॉकिंग से जब हम ऑक्सीजन प्रॉपर हमारे अंगों में जाती है, लिम्फेटिक चैनल का सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, और हमारा जो कोशिकाएं हैं, जो इम्यूनिटी को मेंटेन करने वाली जो कोशिकाएं हैं, WBCs, RBCs, ये सारी कोशिकाएं बहुत अच्छे से काम करती हैं। अब हम आते हैं रसायन चिकित्सा के ऊपर। रसायन के लिए ये कहा गया है कि रसायनम तो तद्गेयम यद जरा व्याधिनाशनम, कि रसायन उसी को कहा जाता है जो कि वृद्धावस्था को ना लाने दे, 5:30, हाँ, जो कि वृद्धावस्था को ना लाने दे, या जो एजिंग में डीले करे। तो वो ऐसे कौन कौन से प्रोसीजर्स हैं? रसायन को अगर हम आधुनिक शब्दों में कहा जाए तो जो हमारे बोन मैरो को सही रखें, जो हमारे शरीर में नित्य प्रति अहारनेस, जो ब्लड सर्कुलेशन जो है हमारा, उसकी वजह से जो क्लॉटिंग होती है, क्योंकि किसी भी बीमारी की शुरुआत जो क्लॉटिंग से या इन्फ्लामेशन से, सूजन से होती है। कोई भी बीमारी बिना क्लॉटिंग और सूजन के नहीं होती है। तो इसलिए हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो ऐसी मेडिसिन हमको लेना चाहिए कि जिससे जो शरीर में सूजन ना हो, स्वेलिंग ना हो, और दूसरा हमारी जो RBC, WBC और प्लेटलेट्स हैं ये ठीक काम करें। और यदि क्लाट कुछ सर्कुलेशन के दौरान कुछ क्लाट्स अगर बन भी जाते हैं तो उन क्लाट्स को शरीर या हमारी बॉडी खुद उनको मेंटेन कर ले, उनको डिज़ाल्व कर दे, तो जिसके वजह से हमको हार्ट अटैक नहीं होगा, क्योंकि हार्ट अटैक भी क्लॉटिंग की वजह से होता है। ब्रेन अटैक जो है, जिसको कि ये बोलते हैं पक्षाघात, वो भी क्लॉटिंग की वजह से या हेमरेज की वजह से होता है। तो आप ये समझिए कि जीवन में सूजन, स्वेलिंग और क्लॉटिंग, ये 2 ऐसे प्रोसेसेस हैं, पैथोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं, जिनके वजह से व्यक्ति या जो मानव है, जीव जंतु भी इवन, ये इन्हीं वजह से हम जो फैटल बीमारियों की चपेट में आते हैं। अगर आप चाहे किसी तरह की सूजन हो, आप ट्यूमर्स की बात कर लीजिए, कैंसर की बात कर लीजिए, जितनी भी बीमारियां हैं सब सूजन की वजह से होती हैं। अब हमारा जो खान पान है, वो खान पान ये है कि जो भारत का खान पान है वो कटु तिक्त कषाय रसयुक्त भोजन है, लेकिन उसमें पिछले 50 वर्षों से ज़्यादा समस्या आई कि श्वेत क्रांति आई, वाइट रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति आई, ग्रीन रिवॉल्यूशन आया। इसके लिए अपने भारतवर्ष के, हिंदुस्तान के बड़े बड़े पुरस्कार दिए गए, लेकिन जब श्वेत रिवॉल्यूशन आया तो ये हुआ कि अब हर व्यक्ति को दूध मिलेगा। हरित क्रांति आई तो ये हुआ देश भूखमरी के कगार पे है, और था भी, तो उसकी वजह से उन्होंने कहा कि नहीं, अब हर व्यक्ति को भरपेट भोजन मिलेगा। निश्चित रूप से उसमें हमारे वैज्ञानिक सफल हुए, बधाई के पात्र हैं। लेकिन उन्होंने दिया क्या? शायद 50 वर्ष पहले, जब 50 से 60 वर्ष पहले जब ये चीज़ें होना शुरू हुई तो उस समय तो लग रहा था, लेकिन आज वही वैज्ञानिक या उसी सीरीज के वैज्ञानिक आज इस पर भी सोचने के लिए चिंतित हैं कि हमने क्या दिया। हमने दिया हाइब्रिड चीज़ें, हमने दिया पेस्टिसाइड्स, हमने दिया नॉन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, हमने दिया जर्सी ट्रांसजेनिक एनिमल, उसको गाय कहना उचित नहीं होगा, तो जर्सी जानवर का दूध दिया। अब इसके बारे में, जो जर्सी गाय और देसी गाय है, थोड़ी सी चर्चा इसके बारे में भी हम करना चाहेंगे कि जो हमारी देसी गाय है, वो देसी गाय निश्चित रूप से
जर्सी की अपेक्षा थोड़ा उसका दूध की मात्रा कम हो सकती है, लेकिन गाय देसी गाय ही है। देसी गाय की 300 से ऊपर स्पेसीज़ हमारे देश में थी, लेकिन वर्तमान में लगभग 43-44 स्पेसीज़ अभी इस समय हैं भारत देश में, जिनको कि हम इंडिजिनस काऊ या देसी गाय कह सकते हैं। और इन गायों का जो दूध होता है, उस दूध का जो कलर होता है, रंग होता है, वो कैसा होता है? येलोइस, पीलापन लिए हुए। और वो पीलापन जो रिसर्चेज हुई हैं, वो पीलापन इसीलिए होता है कि उनके आयनिक फॉर्म में स्वर्ण भस्म और चांदी भस्म, ये दोनों देसी गाय के दूध में आयनिक फॉर्म में मौजूद हैं। आप ये समझिए कि जो हमारे वैद्य लोग हजारों वर्षों से हमारे इम्यून सिस्टम को इन औषधियों के द्वारा और भस्मों के द्वारा मेंटेन किए, वो चीज़ हमारे नेचर ने देसी गाय के दूध में डाल दिया। और जब हम जर्सी पे आ गए, तो ट्रांसजेनिक एनिमल पे आ गए, तो ट्रांसजेनिक एनिमल के दूध का प्रयोग जब से करने लगे, तब से हमारे देश में एंजाइटी की समस्या, पार्किंसंस की प्रॉब्लम, कैंसर जैसी बीमारियां, डायबिटीज़ मेलाइटस, हाइपरटेंशन, एलर्जी, ये सब प्रूवन हैं। मतलब ये चीज़ें सब पब्लिश हो चुकी हैं कि उसके वजह से। क्योंकि उसके दूध में बीटा मार्फिन का नाम सुनने से डर लग जाता है कि एक नारकोटिक है, अफीम से मिलता जुलता या अफीम की तरह का कोई ऐसा पदार्थ, मादक द्रव्य है जो कि जर्सी के दूध में पाया जाता है। लेकिन स्वर्ण भस्म मिश्रित और चांदी भस्म मिश्रित जो दूध हमारा देसी गाय का था, उस दूध को घर घर हर खूंटे पे देसी गाय थी। आज के जब देश स्वतंत्र हुआ, तो मुझे याद है कि 1947 में जो भी लगभग 30-32 करोड़ आबादी रही होगी, और जो देसी गाय है उसकी संख्या लगभग दूनी थी। दूनी का मतलब लगभग ये 55-60 करोड़ के आसपास हमारे पास थी गायें। लेकिन आज आबादी हमारी 5 से लगभग 5 गुना बढ़ गई है, और जो हमारी जो देसी गाय है उनकी संख्या 4 गुना घट गई है, लगभग 15 करोड़ के आसपास मुझे लगता है। हाँ, 15-16 करोड़ के आसपास। तो आप ये देखिए कि आबादी बढ़ने के साथ जितनी गुना आबादी बढ़ी, उतने गुना देसी गायों की संख्या अपने देश में कम हो गई, और उसको हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। उसी को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि उसी देसी गाय की संख्या घटने की वजह से आज हम जिन जिन बीमारियों से, मेडिकल साइंस ने निश्चित रूप से बहुत प्रगति की है, लेकिन आप देखिए कि आज ये कोविड-19 का वायरस आज सबके दिमाग पे जोर दे दिया है, सबके दिल पे जोर दे दिया है, सबके बुद्धि पे जोर दे दिया है कि इसके लिए क्या किया जाए। तो किया वही जाए कि जो नित्य प्रति रसायन का मतलब है कि हमको ठंडी चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है। फ्रिज की चीज़ों को आप भूल जाइए। निश्चित रूप से फ्रिज आज के लगभग शहरों में घर घर में है, तो आप उसमें कोई चीज़ रख सकते हैं ख़राब होने से बचने के लिए, लेकिन फ्रिज वाले आइटम को बिल्कुल भूल जाइए, उसको नहीं लेना है। गुनगुने पानी का सेवन, यदि आप दिन में कम से कम 3 बार, सुबह उठ करके नाश्ते के साथ, दोपहर में भोजन के साथ और रात में, यदि गुनगुने पानी का सेवन करेंगे तो निश्चित रूप से आपका गला कभी ख़राब नहीं होगा। जो सोर थ्रोट की समस्या है, जितने भी तरह के आप वायरसेस से हमको डर लगता है, फ्लू का वायरस है, कोरोना वायरस है, तो इस तरह के वायरसेज आपके गले में रुक ही नहीं पाएंगे। यदि रुक भी जाते हैं गर्म पानी पीने के बाद, तो उसके बाद आपको क्या करना है कि भोजनाग्रे सदा पथ्यम लवणार्द्रक भक्षणम वहन संदीपनम रुच्यम जिह्वा कंठ विशोधनम। तो अदरक आपके पास, हमारे प्रकृति ने आपको अदरक दिया है, जो कि शास्त्र में कहा गया है कि भोजन के अग्र में, भोजन के प्रारंभ में अदरक के छोटे छोटे टुकड़े, 8-10 टुकड़े आप छोटे छोटे अदरक के काट लीजिए, और उसमें काली मिर्च, थोड़ा सा नींबू और सेंधा लवण, सेंधा नमक, वो मिला के भोजन के साथ प्रारंभ में ही, जो भी आप 5-10 कौर के साथ, बोलस के साथ शुरू में ही उसको खा लेंगे, तो जिह्वा कंठ विशोधनम, कफ जो है आपके गले में और आपके मुंह में कभी रुक ही नहीं सकता। जब कफ नहीं रुकेगा तो वायरस को जगह नहीं मिलेगी या बैक्टीरिया को जगह ही नहीं मिलेगी, और निश्चित रूप से आप इस तरह की बीमारी का भय आपको नहीं रहेगा। आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि हमारा गला बिल्कुल ठीक है। आज ऐसी स्थिति हो गई है कि चाहे वो
ज्ञानी हो अज्ञानी हो, कम पढ़े लिखे हो ज़्यादा पढ़े लिखे हो, लेकिन हर व्यक्ति को एक छींक आने के बाद ये हो रहा, अरे यार कहीं कोरोना तो नहीं हो गया। ज़रा सा गले में खराश हुआ, अरे यार कहीं कोरोना तो नहीं हो गया। तो निश्चित रूप से जागरूकता बहुत आवश्यक है, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को शुरू में ही जागरूक किया। उनकी जागरूकता का असर ये रहा कि लोग मास्क पहनना, मास्क इसलिए पहनना ज़रूरी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब कभी कोरोना की बात छोड़ दीजिए, आप दिसंबर 19 से पहले जाइए, तो ऐसा नहीं है कि हमारे पूरी दुनिया में ये वायरल जो बीमारी है ये पहली बार आई है। वायरल बीमारियाँ जो हम लोगों को आया वो बहुत सारे रोटा वायरस, स्वाइन फ्लू, बहुत सारे इस तरह के प्लेग, तो इस तरह की बीमारियां आईं, और सैकड़ों वर्षों पर 90 वर्ष के बाद इस तरह की बीमारियां आती ही रही हैं। और निश्चित रूप से ये कोरोना आया, वो भी उसी सीरीज का ही वायरस था। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी सूझबूझ की वजह से, और उन्होंने जो हमारे नागरिकों को, हमारे प्रशासन को, हमारे चिकित्सकों को, हमारे अध्यापकों को, हमारे सामाजिक संगठन के लोगों को, संगठन संघ के लोगों को, इन लोगों को इतना सब लोगों को जागरूक किया कि उसके वजह से हम लोग बहुत जागरूक हुए। और आज आप देखिए कि हमारे देश में अन्य देशों की तुलना में निश्चित रूप से हमारा जो खान पान है, हमारी जो जागरूकता है, उसकी वजह से अन्य देशों की तुलना में कोरोना वायरस से जो हमारी जो मार्टलिटी है, वो मार्टलिटी बहुत कम है। और हम अगर जिस प्रदेश में रहते हैं और जिस ज़िले में रहते हैं, हम काशी में रहते हैं, और उत्तर प्रदेश की स्थिति अन्य इवन भारत के अन्य प्रदेशों से बहुत अच्छी है। उसमें माननीय योगी जी का बहुत योगदान है, और हमारी जनता का योगदान है, हमारे प्रशासन का योगदान है, हमारे चिकित्सकों का योगदान है, और हमारी जागरूक जनता का योगदान है, हमारे संगठन का योगदान है। तो निश्चित रूप से, लेकिन भयभीत होना, उसी पक्ष में हम दोबारा पैरेलल ये भी बताना चाहेंगे कि कोरोना के डर से, और बहुत सारे ऐसे हमारे पेशेंट्स रहे जिनको कि कोरोना नहीं था, बहुत सारी घातक बीमारियां थीं, हार्ट की बीमारियां थीं, किडनी की बीमारियां थीं, अन्य बीमारियां थीं, इसके वजह से उन्हें अपना जान देना पड़ा। तो निश्चित रूप से भयभीत होने से, अगर हम कोरोना से भयभीत, जागरूक होना आवश्यक है, लेकिन यह भयभीत हम जैसे कि भयभीत हुए, अगर भयभीत होंगे तो कोरोना की वजह से नहीं, अन्य बीमारियों की वजह से हमारी मार्टलिटी बढ़ जाएगी, जो कि समाज के लिए एक बड़ा अभिशाप होगा। तो इसलिए हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे चिकित्सक हैं, हमारे अध्यापक हैं, हमारे प्रशासन के लोग हैं, उनको जागरूक रहना है कि निश्चित रूप से कोरोना से जागरूक रहिए। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को कोरोना नहीं है, किसी मरीज को, तो उसकी भी देखरेख और उसकी चिकित्सा की व्यवस्था होना अत्यंत आवश्यक है। हम अगर कुछ औषधियों की बात करें तो उन औषधियों में निश्चित रूप से हमारे जो किचन है, हमारे किचन में सारी औषधियाँ मौजूद हैं। और अमेरिका में, इंग्लैंड में और ऑस्ट्रेलिया में इवन ऐसे ऐसे संस्थान हैं जहाँ पे कि हमारे मसालों के ऊपर, ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ खाली मसालों के ऊपर रिसर्च का काम होता है। और उन मसालों में हम हल्दी जो है सबसे ज़्यादा आवश्यक है हल्दी के ऊपर चर्चा करना, कि करक्यूमिन और हल्दी। तो हल्दी ऐसा द्रव्य है, आहार द्रव्य है, और वो आहार द्रव्य इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नित्य प्रति भारत में हल्दी का सेवन किया जाता है। और निश्चित रूप से हम उतने विकसित नहीं हैं, लेकिन विकासशील देश होते हुए भी अमेरिका जैसे देश से अगर तुलना किया जाए तो कैंसर जैसी बीमारियां हमारे देश में उनकी अपेक्षा कम है, जिसकी पूरी क्रेडिट हमारे किचन को जाती है, हमारे दादा दादी को जाती है, हमारे पूर्वजों को जाती है, जिन्होंने हमको बताया कि हल्दी का सेवन करिए, हींग का सेवन करिए, मेथी का सेवन करिए, अजवाइन का सेवन करिए, और काली मिर्च का सेवन करिए। और आज जो आयुष काढ़ा, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिसके बारे में बताया, हमारा जो आयुर्वेद के चिकित्सकों ने जिस पे बहुत दिनों से काम किया, और जो काढ़ा, जिस काढ़े ने हमारे इम्यून सिस्टम को मेंटेन किया है पिछले 6 महीनों से, इसके पहले भी करता रहा है, लेकिन कोरोना से बचने के लिए उस काढ़े में आपको हम बताना चाहेंगे कि हल्दी की मात्रा 1/4 चम्मच, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कम से एक व्यक्ति में 5 काली मिर्च, थोड़ी सी दालचीनी 1/4 चम्मच से भी कम, और 1 गांठ अदरक लगभग 5 ग्राम, 10 तुलसी के पत्ते और 2 लवंग, 1 गिलास पानी में इसको, हालांकि और भी तरह के प्रिपरेशंस हैं, लेकिन ये सबसे कॉमन है जो कि हर घर में मिल जाएगा ये। और साथ साथ गिलोय अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छा है, यदि
नहीं भी मिलता है तो ये औषधियाँ हर किचन में हैं, और इसका काढ़ा बना के सुबह शाम 2 बार अगर हम इसका सेवन करते हैं और तो निश्चित रूप से कोरोना ही नहीं, खाली कोरोना नहीं, जितनी भी वायरल बीमारियां, और आप देखिए कि इस समय सारे अस्पताल बंद हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने देखना बंद कर दिया। हम लोग सरकारी डॉक्टर हैं, हम लोगों ने नौकरी किया है और समाज की सेवा का एक जुनून है, जिसके वजह से हम लोग कोरोना में भी ड्यूटी कर ही रहे हैं। और निश्चित रूप से इस काढ़े के माध्यम से छोटे छोटे अस्पताल, हमारा तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय का L3 सेंटर है, लेकिन जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर, L1 सेंटर, L2 सेंटर, जिला अस्पताल वगैरह, यहाँ पर भी उस काढ़े का प्रयोग किया जा रहा है। क्योंकि और भी जो औषधियाँ हैं, अंग्रेजी वाली एजिथ्रोमाइसिन है, HCQ है, विटामिन C है, एंटी एलर्जिक्स हैं, इनके अलावा वो काढ़े इम्यून सिस्टम को बढ़ाने, बूस्टअप करने के लिए इस तरह की जिन औषधियों की हमने चर्चा किया, उन औषधियों से ही हमारा इम्यून सिस्टम बूस्टअप होता है। यदि व्यक्ति को अगर ये बताया जाए कि 4 मेजर क्या क्या हैं, तो उसमें देसी गाय का दूध की चर्चा जब हम करेंगे तो देसी गाय का दूध ही उससे मानिए, देसी गाय का घी, शहद कहने में भी हमको ये कहना पड़ेगा कि जंगली शहद, जंगल की शहद, और गुनगुना पानी। तो निश्चित रूप से जो हमारा दूध है, अगर आप गुनगुना दूध हल्दी के साथ लेते रहेंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम ठीक रहता है। तो इस तरह से देसी गाय के दूध से वात का समन होता रहता है, देसी गाय के घी से पित्त का समन होता रहता है। अगर आप, जो व्यक्ति, घी के ऊपर इतनी चर्चा हुई, लेकिन घी के बारे में जो हमारे तमाम बहुत सारे चिकित्सक बंधु कहते हैं अरे घी नहीं खाना है, अगर 1 चम्मच भी घी खा लिए तो बिल्कुल हार्ट एकदम कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि जो देसी गाय का घी है, सामान्य व्यक्ति भी 2 चम्मच घी, दिन में 2 से 4 चम्मच घी उसको खाना अनिवार्य है। क्योंकि हमारे शरीर की जो कोशिकाएँ हैं वो लिपोप्रोटीन की बनी हुई हैं, प्रोटीन है और लिपिड है। और हमारे जो हार्मोन्स हैं, हमारे जो एंजाइम्स हैं, यदि अगर हम घी का सेवन नहीं करेंगे तो हमारा पाचन प्रक्रिया ही बिल्कुल कमज़ोर पड़ जाएगी और पित्त की मात्रा बहुत बढ़ जाएगी। तो जिनको पित्तज बीमारी है और जिनको भूख कम लगती है, उनको घी का प्रयोग करना नितांत आवश्यक है। इसके अलावा घी हमारे आँखों के लिए, हमारे स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। लेकिन उस घी को, उस फैट को, जो फैट की शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है, डालडा घी है, रिफाइंड तेल है, और जितने भी तरह के घी उपलब्ध हैं, पैक्ड, डिब्बा बंद जिनको हम कहेंगे, हमको ये नहीं मतलब है कि कौन बना रहा है, लेकिन जितने डिब्बा बंद घी हैं वो शरीर के लिए ऑक्सीडेंट का ही काम करते हैं, फ्री रेडिकल का काम करते हैं। और शहद, हमारी मधु जो है, मधु का सेवन नित्य प्रति 1 चम्मच सुबह शाम अगर किया जाए तो कफ की बीमारियां नहीं होंगी। तो इस तरह से, और गुनगुना पानी के बारे में हमने आपको बताया पहले, तो इस तरह से देसी गाय का घी, देसी गाय का दूध, शहद और गुनगुना पानी, इन चारों का चीज़ों का अगर हम ज्ञानपूर्वक अगर इसका प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा, हमारे एंजाइम्स बॉडी में बहुत अच्छे से काम करेंगे, और हमारा जो वात पित्त कफ का जो स्टेटस है, ह्यूमर्स, ये तीनों ह्यूमर्स का स्टेटस जो है, इनकी क्वांटिटी मेंटेन रहेगी और इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी रहेगी, जिससे कि हम प्रकृति के नज़दीक यावंता ही मूर्तिमंतो भाव विशेषा लोके तावंतः पुरुषे यावंतः पुरुषे तावंतः लोके। मतलब कि अगर हम इन चारों चीज़ों का सेवन अगर करते हैं तो निश्चित रूप से हम प्रकृति में जो वात पित्त कफ है और हमारे शरीर का वात पित्त कफ है, वो दोनों का जो इक्विलिब्रियम है, यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, तो वो मेंटेन रहेगा। और अगर हम उसकी अनदेखी करते हैं तो निश्चित रूप से जैसे ही डिसबैलेंस होता है वात पित्त कफ का शरीर के अंदर, तो हमारी प्रकृति तुरंत, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन डिस्टर्ब होगा, और जैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिस्टर्ब होगा, हमारा मेंटल स्टेटस डिस्टर्ब हो जाता है और हम अनाप शनाप की बातें सोचने लगते हैं, और हमको जो प्रकृति की अच्छी चीज़ें हैं वो, इसको बोलते हैं विपर्यय। विपर्यय का मतलब उल्टा, हमको सब कुछ उल्टा लगने लगता है। अच्छी बात अगर कोई करता है तो अरे यार यहाँ से हटो। तो इसलिए विपर्यय ना हो, इसके लिए हमको अपने जो ह्यूमर्स हैं शरीर में, वात पित्त कफ, उसको मेंटेन करने के लिए इस दुग्ध का प्रयोग,
देसी गाय के शहद का प्रयोग, गुनगुने पानी का प्रयोग और घी, देसी गाय के घी का प्रयोग ये करना है। अब अन्य तेलों में, अन्य फैट्स में अगर बात की जाए तो सबसे अच्छा जो तेल है अगर उसका प्रयोग हम कहें तो डिब्बा बंद तेलों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। जितने ही रिफाइंड तेल है, जितना रिफाइंड होता जाएगा उतना ही ऑक्सीडेंट लेवल उसका बढ़ता जाता है। और तिलेसु तैलम, अगर तेलों की बात किया जाए तो जो तिल का तेल है वो आज भी 3 से 5 हज़ार वर्ष पहले या उसके पहले भी तिल का तेल जिसका सैचुरेशन कम और अनसैचुरेटेड फैट उसमें बढ़िया था, आज भी है। और इसमें ओमेगा 3 है। फ्लैक्सीड ज़्यादा चर्चा में आया, लेकिन शास्त्र में फ्लैक्सीड के बारे में तो बताया गया फ्लैक्सीड ऑयल, लेकिन फ्लैक्सीड ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो तिल के तेल से कहीं ज़्यादा है। तो निश्चित रूप से ओमेगा 3 करके फ्लैक्सीड को हम लोग दुनिया में काफ़ी प्रचारित किए, वो निश्चित रूप से अच्छा है। लेकिन फ्लैक्सीड को ऐसे अगर रोस्ट करके खाया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। और जो तिल का तेल का प्रयोग और सरसों का तेल मस्टर्ड ऑयल, लेकिन वो मस्टर्ड ऑयल जो कि खुद आँख के सामने पेराया हुआ मस्टर्ड तेल होना चाहिए, न कि डिब्बा बंद सरसों का तेल। हम डिब्बा बंद जितनी चीज़ें हैं, अगर हमारे देश के लोग, जैसा कि आज 4-5 महीने से दिखाई पड़ रहा है कि लोग खाने पीने में नेचुरल चीज़ों की तरफ जोर किए हैं, बाज़ार की चीज़ों का प्रयोग कम किए हैं, जिसकी वजह से आप देखिए सबका इम्यून सिस्टम आज के 6 महीने के पहले बहुत अच्छा है, लोग कम बीमार पड़ रहे हैं। इसका डेटा भी आपके सामने 4-6 महीने में आ जाएगा। बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं उसके विषय में कि जो लॉकडाउन हुआ या जो ये कोविड-19 जो कोरोना महामारी आई, जिसकी वजह से हम लोग निश्चित रूप से जागरूक हुए, भयभीत भी हुए, और हमने अपना खान पान, हमने अपना रहन सहन जो बदला, उसके वजह से हमारे समाज में और व्यक्तियों में जो बीमारी है वो कम हुई। लेकिन हमारे बहुत सारे डिप्रेशन के, एंजाइटी के, हार्ट की बीमारियां, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम ये थोड़ी सी बढ़ी, जिसका कारण भय। और दूसरा कारण इसका ये कि ऐसे पेशेंट्स जिनको चूँकि अस्पतालों को बंद कर दिया गया, अब कोविड की खाली ओपीडी चल रही है, इमरजेंसी चल रही है, तो डॉक्टर्स कम उपलब्ध रहे, जिसकी वजह से अन्य बीमारियां भी भय की वजह से बढ़ी, एंजाइटी की वजह से बढ़ गई। कुछ ऐसे रसायन द्रव्य हैं जिनका प्रयोग हमको नित्य प्रति करना चाहिए। उसमें प्रकृति को नहीं देखना है कि हमारी कफज प्रकृति है या वातिज प्रकृति है या पित्तज प्रकृति है। उसमें आपको हम बता दें कि त्रिफला है, आंवला, हर्रा बहेड़ा। दूसरा है त्रिकटु की चर्चा हम इसलिए करना चाहेंगे कि त्रिकटु में सुंठी, पिपली और मरीच, सोंठ, पीपल और मरीच, लंबी वाली जो पीपल होती, पाइपर लांगम, पाइपर नाइग्रम और सुंठी, सूखी हुई अदरक। लेकिन जब कभी भी आप हल्दी का प्रयोग अगर करिए, हल्दी को अगर सपोज गुनगुने पानी में या दूध में डाल के ले रहे हैं, तो उसमें या तो त्रिकटु का पाउडर थोड़ा सा मिलाइए, 1/4 चम्मच, लगभग 1 से 2 ग्राम, और नहीं तो काली मिर्च ज़रूर मिलाइए। क्योंकि जो त्रिकटु है, सोंठ, पीपर, मरीच, ये किसी भी आहार द्रव्य का या किसी भी औषधि द्रव्य की बायो अवेलेबिलिटी एक टर्म है कि जो हमारे ब्लड में इसका जो कंसंट्रेशन को मेंटेन करती है। तो बायो अवेलेबिलिटी जब हमारी कोशिकाओं में, जब बायो अवेलेबिलिटी अच्छी रहती है तो हमारी कोशिकाओं में वो चीज़ें एब्जॉर्ब होती हैं और उसका इफ़ेक्ट हमको देखने को आता है। तो इसलिए त्रिकटु का प्रयोग सोंठ, पीपर, मरीच और हल्दी, हरिद्रा का प्रयोग जबकि भी करिए, हल्दी का प्रयोग उसमें या तो त्रिकटु पाउडर डालिए 1/4 चम्मच और नहीं तो थोड़ी सी काली मिर्च। उसके बाद कुछ जो हमारा जो ये खान पान है, हमारी जो सब्जियां हैं, वेजिटेबल्स हैं, निश्चित रूप से बहुत चाव से शहरों में, गांव में तो लोग खेतीबाड़ी करते हैं, उन लोगों को तो सब्जियां उपलब्ध होती हैं। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा आवश्यक ये है कि जो हमारे ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स में जितना छिड़काव पेस्टिसाइड्स का हो रहा है, पेस्टिसाइड्स का प्रयोग लगभग 20 से 50 बार, आप समझिए कि जो बैंगन है, हरी मिर्च है, टमाटर है, पत्ता गोभी है, इन सारी चीज़ों पे लगभग इनका जो टोटल एज है, अगर ये 2 महीने में तैयार होती हैं तो 2 महीने में कम से कम 25 से 50 बार इनके ऊपर पेस्टिसाइड्स का छिड़काव होता है। आप ये समझिए कि कितना खतरनाक होता है। इसमें इतना ही ध्यान रखना है कि निश्चित रूप से पेस्टिसाइड्स का छिड़काव को तो हम बहुत नहीं घटा सकते, लेकिन
इसमें हम इतना कर सकते हैं कि जो किसान हैं या जो हमारे लोग जो शहरों में भी सब्जियां जो उगाते हैं, कम से कम 1 हफ्ता पेस्टिसाइड्स के छिड़काव के बाद 1 हफ्ते के बाद ही उस सब्जी का प्रयोग करना चाहिए। नहीं तो जितना हम एंटीऑक्सीडेंट या विटामिन के लिए सब्जियां खाते हैं, ठीक उसका उल्टा इफेक्ट हमारे शरीर पे पड़ेगा और पड़ ही रहा है, जिसकी वजह से सबसे खतरनाक कैंसर और क्रॉनिक रीनल फेलियर, CRF की प्रॉब्लम्स बहुत तेज़, एनीमिया, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम। तो इसलिए हमको सावधान रहना है। फर्टिलाइज़र्स ने उतना नुकसान नहीं किया जितना पेस्टिसाइड्स ने किया। हमारे देश में निश्चित रूप से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से हम लोग दूर हुए और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की बात करना बेमानी सी लगने लगी। लेकिन धीरे धीरे लोग, अगर हर खूंटे पे जिस तरह से हमारी देसी गायें थी, तो उस तरह से अगर घर घर में अगर देसी गाय हो जाएगी तो निश्चित रूप से हम स्वावलंबी बनेंगे, हमारा देश स्वावलंबी बनेगा और हमारी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी होगी। और सबसे इससे भी ज़्यादा आवश्यक ये है कि हमारे पास पैसा भले कम हो, लेकिन हमारा जीवन सुखमय रहेगा, हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी और हम पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र के प्रयोग से अगर बच गए तो हमारा जीवन सुखमय जीवन, क्योंकि जो जीवन का जो उद्देश्य है वो धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलम उत्तमम, कि हम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति तभी कर सकते हैं जबकि हमारा शरीर आरोग्य रहे। तो आरोग्य ही सबका मूल है, आरोग्य मूलम उत्तमम। तो आरोग्य के मूल में जाना है तो हमको ऑर्गेनिक खाद पे आना पड़ेगा, गोमूत्र पे आना पड़ेगा, हमको देसी गोदुग्ध पे आना पड़ेगा, देसी गोघृत पे आना पड़ेगा और निश्चित रूप से हमारी नॉन हाइब्रिड जो चीज़ें थी, हाइब्रिड चीज़ों पे कम से कम विश्वास रखिए। जितनी नॉन हाइब्रिड देसी चीज़ें थी उन्हीं चीज़ों पे हमको लौट करके आना है और तभी हम इस तरह की जो महामारी है उस महामारी से बच सकते हैं, क्योंकि ये खतरा लंबा भी चल सकता है और बहुत सारे वायरसेस जिस वातावरण में हमारे ब्रह्मांड में हैं, तो वो वायरसेस कब हमको फिर डैमेज करना शुरू करेंगे ये कोई नहीं जानता है। तो हमको, ठीक है, हमारे दुश्मनों की संख्या रहे, वायरस हमेशा रहे, वायरस अब भी रहेंगे, लेकिन हमको जब हमारा इम्यून सिस्टम ठीक रहेगा, हमारे खान पान से, आहार से, हमारे विहार से, हमारे कंडक्ट से, हमारे रेजुविनेटिव ड्रग से, तो निश्चित रूप से हम इस तरह की वायरल बीमारियों से बचे रहेंगे। और कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जैसे जिनके ऊपर हम कभी ध्यान नहीं देते हैं, जैसे आंवला है। आंवला जब तक मिले उसका नित्य प्रति सेवन करिए, न मिले मुरब्बे का सेवन आप कर सकते हैं। अब मुरब्बा, अगर मुरब्बे में ये भी पूछ सकते हैं लोग कि चीनी पड़ता है, तो ठीक है, आप आंवले की चटनी बना लीजिए, सूखा आंवला रख लीजिए, आंवले के पाउडर का प्रयोग करिए। और दूसरा है करौंदा। करौंदे के ऊपर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, लेकिन करौंदा ऐसा चीज़ है कि अगर एक पेड़ करौंदा लगा दीजिए तो आपको सीज़न में करौंदा मिलता है। और करौंदे के प्रयोग से हमको आयरन की मात्रा बहुत अच्छी मिल जाती है और एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छा मिलता है। और उसमें भी पैक्टिन वगैरह ऐसे तत्व हैं जो कि हमारे हार्ट को भी बहुत अच्छा रखते हैं। और हमारी जो इंटेस्टाइनल फ्लोरा का मतलब यह है कि हमारे जो आंत है, इतनी बड़ी आंत है, आंत में दोनों तरह के बैक्टीरिया, बेनिफिशियल फ्लोरा, तो उसको मेंटेन करने के लिए अनार है, अनार का प्रयोग। और बेल जब सीजन में बेल मिलता है तो उसका प्रयोग, उसमें राइबोफ्लेविन बहुत अच्छी मात्रा में होता है। और सहजन का प्रयोग, सहजन, जब तक सहजन मिलता है तब तक सहजन में किसी भी डाइटरी आर्टिकल से 5 से 10 गुना ज़्यादा कैल्शियम, 5 से 10 गुना ज़्यादा आयरन मिलता है। तो सहजन की पत्तियों का प्रयोग हम कभी कभी कर सकते हैं, उसकी चटनी खा सकते हैं। और इतना ही नहीं, शरीर को अल्कलाइन बनाने के लिए हम देसी गाय का मूत्र, जिसका पीएच आप समझिए कि लगभग 9 के आसपास है, तो हम जहाँ जहाँ भी गए भारतवर्ष में और बाहर, तो स्पेशली लोगों ने कहा नहीं अल्कलाइन बॉडी, अल्कलाइन बॉडी। तो अल्कलाइन बॉडी के लिए तो प्रभु ने, प्रकृति ने हमको देसी गाय खुद ही दे दिया है। अगर हम देसी गाय का जो मूत्र है उसको, प्योर मूत्र उसका उपलब्ध है, सीधा मत पीजिए, सीधा पीने के लिए नहीं कोई रिकमेंडेशन है, लेकिन उसका जो आशुद्ध है, डिस्टिल्ड देसी गाय का मूत्र है, उसका प्रयोग करने से हमारा शरीर वो अल्कलाइन रहेगा, क्षारीय रहेगा। और निश्चित रूप से शरीर अगर थोड़ा क्षारीय रहेगा तो वायरल बीमारियां इंक्लूडिंग कोरोना
बैक्टीरियल बीमारियां और अन्य बीमारियों से हम काफ़ी कुछ मुक्त रहेंगे। और यदि कुछ होती भी हैं तो उसके बारे में फिर चिकित्सकों की सलाह लेना है और जागरूक रहना है। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता, जय आयुर्वेद।